चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सारे टर्म्स। ठीक है, तो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगी बेसिक चीजें। अब हम टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर टॉपिक डालो टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, या फिर टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, कुछ भी टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर लिखवाऊंगा, फिर समझाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक सुनना। सबसे पहले टर्म सुनना। सबसे पहले जीन। सबसे पहले टर्म क्या है? जीन। सिंपल सी बात, जीन के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है। जीन का मतलब क्या होता है? अरे जीन बोलते हैं, जीन प्लूरल फॉर्म हो गई ना यार, क्या गरीबों वाली हरकत है। इधर देखो, इधर देखो, समझना है। जीन का मतलब होता है वो हेरिडिटी यूनिट जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है। देखो, आज तक तुम आपको डेफिनेशन तो 1000 बार पता होगी कि जीन जो होता है वो हेरिडिटी यूनिट होती है। जीन जो होता है हेरिडिटी यूनिट होती है। हेरिडिटी यूनिट का मतलब क्या? थोड़ा सा और डिटेल। तो हेरिडिटी यूनिट, हेरिडिटी का मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, और यूनिट का मतलब एक छोटी सी चीज। एक ही तो होता है, यूनिट का मतलब वन होता है ना। तो एक छोटी सी चीज जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, लेकिन वो होती कहाँ पर है? सुनो, अब जो चीज बता रहा हूँ ना, उसको जरा दिमाग में छाप लेना। ठीक है, वैसे अगर तुमने पहले अगर सेल चैप्टर्स पढ़ा हो, चैप्टर पढ़े होते सेल से रिलेटेड तो पढ़ रहे, तो तुम्हें पता होगा। तो सुनो, एक सेल है, समझ में आया? सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या रखा हुआ होता है? जेनेटिक मटेरियल रखा हुआ होता है। समझ में आया? मिला नहीं तेरे को पीछे? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? अपने आप को एक फिक्स टाइम पर डिवाइड करता है। फिक्स टाइम मतलब जब सेल डिवीजन के टाइम पर आता है। समझ आया? तो ये अपने आप को अरेंज करता है और एक फॉर्म ले लेता है, दैट इज क्रोमोसोम की शेप ले लेता है। बताइए तुम्हें बात। ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसे दिखाई देता है? क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसे समझाने के लिए ये तुम्हें सिर्फ याद करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, फिर बात आती है इस क्रोमोसोम के अंदर अभी कितने क्रोमोसोम होते हैं, डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमंस के पास एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? वैसे हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग होता है। हम सबसे ज्यादा मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट करे थे? पी प्लांट पर, पता ही है तुम्हें। पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं मेंडल सबसे ज्यादा। और पी में कितने क्रोमोसोम नंबर होता है, किसी को याद है? 10th क्लास से पढ़ा होगा। कितना? 14। 14 होता है। 2 एम्प्लॉयड इज 40। जैसे हमारे पास 46 होते हैं, उसके बाद 14 मतलब हमारे पास 23 पेयर, उसके 7 पेयर है। समझ आया? वैसे ड्रोसोफिला के पास हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसके पास 8 होते हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं। ठीक है, सुनो अब जरा ध्यान से। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमेटिक फाइबर। ऐसे पढ़ा हो। सेल डिवीजन के टाइम पर एक फिक्स अरेंजमेंट लेते हैं और किसकी शेप ले लेता है? क्रोमोसोम की। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या रखा हुआ होता है? डीएनए रखा हुआ होता है। समझ आया मैंने क्या बोला? इस क्रोमोसोम में क्या रखा हुआ होता है? डीएनए रखा हुआ होता है। अब मेरी बात सुनो, इस डीएनए को बाहर निकालो। पूछा दे रहा है ना? ठीक है, इस डीएनए को बाहर निकालो। ठीक है, और ये डीएनए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर है बात? डीएनए की खासियत तुम बाद में जाके समझोगे कि ये 5 मतलब इसकी ना एंड्स होते हैं, पोलैरिटी होती है इसकी। ठीक है, तो मतलब डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं ऐसे, लेकिन आपस में रैप्ड होते हैं। समझ में आया? रैप्ड तो होते हैं, साथ साथ में एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक का मतलब अगर एक डीएनए का साइड एक स्ट्रैंड ऐसे काम कर रहा है तो दूसरा वाला ऐसे काम कर रहा होगा। समझ में आया मैंने कहा? लेकिन ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। बीच में तुमने देखा होगा ऐसे बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर कहते हैं। इनके नाम क्या होता है? बेस पेयर। और ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। हाँ, समझ में आया? वो सब बात की बात है, यहाँ तक समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, क्या ये पूरा डीएनए इन्फॉर्मेशन अब तुम्हें अच्छी तरह पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है। प्रोसेस का नाम हो गया हेरिडिटी, लेकर जाता है डीएनए। लेकिन क्या डीएनए लेकर जाता है? हाँ, लेकिन डीएनए में कोई स्पेसिफिक चीज लेकर जाती है, उन स्पेसिफिक लोकेशन को। इसका मतलब आपका पूरा डीएनए काम का नहीं है, आपके डीएनए में स्पेशल कुछ लोकेशन है जो काम की है। समझ आया? और वो जो स्पेशल लोकेशन है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाला पार्ट है। समझ आया? मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट है, ये जीन है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो पूरे डीएनए पर जो स्पेसिफिक लोकेशंस होती है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन वही लेकर जाती है, बाकी का डीएनए काम का नहीं होता। समझ आया? तो उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और वो आगे जाके प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है। तुम्हारी आंखों का कलर अगर ब्लैक है और मदर से अगर वो इन्फॉर्मेशन आई है, तो मदर से वो डीएनए इन्फॉर्मेशन लेकर आया होगा, तुम्हारी बॉडी में डीएनए ने कॉपी किया होगा, तो डीएनए से आरएनए बना होगा, आरएनए से प्रोटीन की एक चेन बनी होगी और वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो रही है, ब्लू ब्लैक कलर की आई। समझ आया? तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो डीएनए का जिस पार्ट ने वो प्रोटीन बनाया जिससे ब्लैक कलर की इन्फॉर्मेशन आएगी, वो प्रोटीन का पार्ट क्या है? जीन है। बालों का कलर जो भी कलर का है वो किससे आया? एक जीन से आया। तो डीएनए पर अलग अलग लोकेशन होती है। समझ आया? सबसे कम कौन से क्रोमोसोम, कौन सा ऐसा वाला क्रोमोसोम है सबसे कम इन्फॉर्मेशन होती है जीन से होते हैं? वाई क्रोमोसोम, क्योंकि वाई सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये धीरे धीरे बात की बात है, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जीन क्या होगा। तो जीन इज द हेरिडिटी यूनिट ऑफ द सेल।
या फिर ऑफ द जनरेशन। क्लियर, समझ में आ गया? तो पहले जीन लिखो, पहले टॉपिक डाल दो, टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो जीन्स या फिर जीन, इसमें लिखना जीन आर द, जीन लिखो, जीन लिख लिया, जीन आर द यूनिट ऑफ, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जीन में, जीन्स नहीं है, जीन ही है, GENE। ठीक है, ऐसा था। मेंडल कॉल्ड इट एज, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल, MENDL, मेंडल कॉल्ड इट एज फैक्टर्स। मेंडल ने इन जीन्स को फैक्टर बोला था। मेंडल कॉल्ड दीज जीन्स एज फैक्टर्स। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? तो समझ में आ गया आता है? ठीक है, आगे सुनो, अगला पॉइंट सुनो। अब एक वर्ड आता है जीनोम, एक टर्म क्या है, जीनोम। समझ आया? मैं 3 वर्ड एक बार बता देता हूँ। एक वर्ड हो गया जीन, एक वर्ड है जीनोम, एक वर्ड है जीन पुल, और एक वर्ड है जीन लोकस। जीन लोकस नहीं लिखाऊंगा मैं, वो समझ जाना, समझ जाओगे। ठीक है, लोकस का मतलब पता होगा, जो जिन जिन के मैथ्स है वो तो लोकस समझ ही जाएंगे, कोई बात नहीं। लोकस का मतलब होता है पोजीशन। लोकस का मतलब होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक किसी पॉइंट पर तुम जा रहे हो रोड से, मैंने बोला कि भाई तू कहाँ पर है, या फिर मैं एक दोस्त से बोल रहा हूँ यार वो ना इस टाइम यहाँ पे पहुंचा होगा, कहाँ पर पहुंचा होगा, वो पोजीशन का नाम है लोकस। तो बेसिक सी बात, जहाँ पे जीन पाया जाएगा DNA में, वो लोकस होगा, एक पोजीशन होगी जहाँ पे वो जीन पाया जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो वैसी बेसिक सी बात है। तो सुनो, सबसे पहले वर्ड आता है जीनोम। जीनोम का मतलब पता है क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेल्स में आपके पास कितने टोटल जीन है। समझ में आया? हैप्लॉइड सेल में टोटल कितने जीन है आपके पास, उसका नाम है जीनोम। समझ में आया मैंने क्या बोला? हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46। ये लेकिन डिप्लॉइड स्टेज है। हैप्लॉइड कितने होते हैं, आधे, 23। तो 23 सेल्स के क्रोमोसोम्स के पास जितना जीन होंगे, उस पूरे कलेक्टिव टर्म को बोला जाएगा जीनोम। समझ में आया? क्लियर है बात इतनी? समझ में आ रहा है ना, ये याद हो रहा है ना? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, दूसरी बात अब सुनो, अब एक टर्म है जीन पूल। जीन पूल का मतलब होता है जब आप जीन को एक इंडिविजुअल में नहीं देख रहे हो, आप पॉपुलेशन में देख रहे हो, समझा? तब आप बात करते हैं जीन पूल की। अब तुम बोलोगे पॉपुलेशन से क्या फर्क पड़ जाता है, तो सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे दुनिया में एक ही बंदा लाई करता है, तुझमें ये रब दिखता है वाला दुनिया, एक ही बंदा है जिसमें तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है, और तुम्हारे लिए तुम उसकी आंखें मान लो फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर की है, तो तुम क्या जनरलाइज कर दोगे कि भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं, तुम नहीं जानते हो किसी को भी, लेकिन तुम्हें पता है लोग हैं, और लेकिन तुम बोलोगे कि भाई सबकी आंखें ब्राउन ही होती होगी, लेकिन ऐसा है क्या? तू क्यों खुश हो रहा है? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें किसी के आगे में कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे छोटे छोटे दिल दिखाई दे रहे हैं, कटहल सुन रहा है इधर। यहाँ तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जीन पूल का मतलब होता है जब आप एक पॉपुलेशन की बात करने लग जाते हो। मेरी बात सुन, जीन का मतलब होता है एक DNA के अंदर एक इन्फॉर्मेशन, जो एक इन्फॉर्मेशन को कोड करेगा। समझ में? मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब मेरे पेरेंट्स से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, और उसमें हजारों इन्फॉर्मेशन आएगी। मान लो आई कलर की बात करते हैं, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई जो ब्लैक कलर की आई को कोड कर रहा है। कितना समझ में आ गया? ब्लैक कलर की आई कोड हो गई। अब एक बंदा मेरे को जानता है, और वो हमेशा ये जनरलाइज कर देता है कि भाई दुनिया, क्योंकि अपनी आंख तो नहीं देख सकता वो, ठीक है, तो उसने मेरी आंखों को देखा और उसने बोला कि ब्लैक कलर की आई होती है। तब यही दिक्कत है, जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं ना, तुमने सैंपल स्पेस भी सुना होगा मैथ्स के अंदर, तो जब भी सैंपल स्पेस लेते हो तो कलेक्टिव बहुत सारी चीजों का लेते हैं। रीजन, क्योंकि अगर आप एक ही चीज पे कंसीडर करते रहोगे तो आपको लगेगा कि यही होता है बस, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन जब आप कई सारे लोगों को देखोगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं यार, ब्लैक कलर की आई के साथ ब्राउन भी हो सकती है, अरे ग्रीन भी हो सकती है, अरे ब्लू भी हो सकती है। इसी को कहते हैं जीन पूल। तो जीन का मतलब होता है जब आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करें तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी वो जीन निकल कर आएगी। समझ में आया? लेकिन जब आप पॉपुलेशन में देखोगे तो जीन की वेरिएशन निकल कर आएगी। किसी के पास ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन, ब्लू कलर की आई कोड करने वाला जीन होगा, किसी के पास ब्लैक कलर की आई कोड करने वाला जीन होगा, किसी के पास ब्राउन कलर की आई कोड करने वाला जीन होगा। तो फिर हम कलेक्टिव बहुत सारे जीन्स की बात कर रहे हैं। तो जब पॉपुलेशन में बात चलती है तो जीन पूल की बात चलती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो अगर मैं बोल रहा हूँ जीन, तो तुम्हें अपने आप ही समझ जाना किसी एक इंडिविजुअल की बात चल रही है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ जीन पूल की, तो इसका मतलब दो या बहुत सारे लोगों की बात चल रही है एक साथ। अभी समझ में नहीं आया? क्लियर है बात? पक्का समझ आया? तो जीन होता है क्या? ट्रांसफरिंग यूनिट, जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है।
और जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है जब बहुत सारे लोगों में वही चीज मैं कंसीडर कर रहा हूँ। एक मैंने कोई कैरेक्टरिस्टिक पकड़ लिया, आई कलर, हर किसी में अब मैं उसके जीन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ब्राउन कलर की आई, जीन दिखा अपना, ब्लू कलर की आई, जीन दिखा अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड स्टेज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ जीन कितने, हैप्लॉइड स्टेज में एक ही इंडिविजुअल, ठीक है। जीन पूल की पॉपुलेशन हो जाता है। तो लिखो, लिखना जरा ध्यान से। और जीन लोकस समझ में आ गया होगा। जीन लोकस का मतलब क्या है? नहीं, जीन लोकस का मतलब क्या था? जीन लोकस का मतलब था वो जीन पूरे क्रोमोसोम में कहाँ पे पाया जाए, लोकेशन क्या है उसकी, ठीक है। तो मैंने जीन लिखवा दिया। अगला लिखना जीनोम, अगला लिखना जीनोम। नंबर ऑफ जीन्स, number of genes in haploid chromosome, number of genes in haploid chromosome, like mother X is haploid from me to everyone। क्या बोल रही है शीतल? अच्छा तूने कॉपी पेस्ट मारा होगा, ठीक है। हाँ मतलब मदर्स एग सेल इज हैप्लॉइड, मदर एग सेल इज हैप्लॉइड, मदर फादर्स स्पर्म इज हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड स्टेज ऐसी जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीन्स इन हैप्लॉइड क्रोमोसोम लिख लिया। अगला लिखो जीन लोकस, अगला लिखो जीन लोकस, कोई बात नहीं लिख ले, मतलब एक्स्ट्रा चीज लिखवाओ तो फिर नहीं हो रही है। साइट ऑफ क्रोमोसोम, साइट ऑफ क्रोमोसोम, साइट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड, क्रोमोसोम पर वो जगह जहां पे जीन लोकेटेड होगा उसको बोलेंगे जीन लोकस। साइट ऑफ क्रोमोसोम या फिर डीएनए भी बोल सकते हो। साइट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जीन इज लोकेटेड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट जीन पूल, नेक्स्ट पॉइंट है जीन पूल। नंबर ऑफ जीन्स, जीन पूल, POOL, हाँ अलग अलग है जीन, फिर अलग है पोल, पूल लोकस में LOCUS, ठीक है। नंबर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन इन सेम स्पीशीज, अंडरलाइन कर लेना भाई, सेम स्पीशीज होनी चाहिए, इन सेम स्पीशीज, इन सेम, number of genes in population in same species, number of genes in a population in same species। जीन लोकस का मतलब नहीं, हाँ वो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे क्रोमोसोम नंबर 17 पर आई कलर है, तो तुम्हारे भी क्रोमोसोम नंबर 17 पे आई कलर होगा, वो अलग होगा, वो बात अलग है। लेकिन मेरे आई मतलब क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम पे सेम ही होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। इधर देखो सारी स्नैपचैट स्टोरीज बना लो आज। इतना क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? सुनना आप, कार्टून, इधर देखो यहाँ तक क्लियर है? बस 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 बस, इधर देखो, इधर यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम थोड़े से अब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म है फैक्टर्स। मेरी बात सुनो, फैक्टर्स होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब ये कि हमने अभी पढ़ा यार जीन्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने बोला था इनको फैक्टर्स या फिर एलिमेंट्स, समझा है? तो जब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, जब हम चैप्टर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल टर्म्स में तुम जीन पढ़कर आ गए हो कि जीन एक लोकेशन होती है जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है, लेकिन हम इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं, समझा है? वो बात अलग है, बाद में फैक्टर्स के नाम भी बदल दिए गए, लेकिन फैक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एक जनरेशन से, दिमाग लगाना, दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है और मुझे उसे रिप्रेजेंट करना है लिख कर, तो मैं फैक्टर्स का यूज करूंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? डेफिनेशन लिखोगे तो अपने आप और समझ जाओगे, लेकिन ये समझ लो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन, कौन करता है? जीन। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के टाइम पर मैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसको बोलता हूँ? फैक्टर्स को। मैं ये टर्म दिया था जोहानसन ने, एक साइंटिस्ट है जोहानसन, ये बहुत बार आता है कई बार, ठीक है। और ये जो मेंडल था ना, मेंडल ने इसी को फैक्टर भी बोला था और एलिमेंट वर्ड भी यूज करा था। वो ये बोलता था कि यार कुछ एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट का मतलब कोई ऐसी चीज, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जा रहा है इंफॉर्मेशन। समझ में आया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? डेफिनेशन लिखोगे समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट लिखो फैक्टर्स। हाँ हाँ, और यही चलता जा रहा है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं है। फैक्टर्स, FACTORS, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इसी में लिखना आगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी which is responsible for, unit of heredity which is responsible for inheritance, which is responsible for inheritance, inheritance का मतलब तुम्हें पता ही है,
and appearance of characters, of appearance and characters. समझा? नेक्स्ट पॉइंट इसी का, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, inheritance and appearance, inheritance and appearance of characters. ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, these factors were called as genes. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया और जीन वाला तरीका हो गया. These factors were called as genes by Johansson, Johansen, Johansen, Johansen. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मेंडल. नेक्स्ट पॉइंट है इसी का मेंडल used the term, जॉनसन क्या, नेक्स्ट लाइन है, मेंडल used the term elements और factors. एलिमेंट्स और फैक्टर्स तो लिख ही रहे हो तुम, ऐसे एलिमेंट्स ही लिख लो और एलिमेंट्स. ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब एक चीज और सुन लो. ठीक है, एक पॉइंट और याद है, लिखा हुआ है, सुन लो. सुनो मेरी बात, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि, याद होगा तुम्हें, इसी को एलील बोलते थे बाद में, लेकिन एलील के मैं थोड़ा सा और डिफाइन करा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें याद होगा कि तुमने जब पहले पढ़ते थे तो टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल टी है ना, या फिर टॉल को एक और तरीका होता था कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना. तो इसका तुम्हें दो वर्ड याद होते हैं, हम आगे लिखेंगे. एक होता था डोमिनेंट कैरेक्टर और एक होता था रिसेसिव कैरेक्टर. जिसको याद नहीं है वो सुन लो. डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता था जो अपने असर दिखाता है. ठीक है, मतलब दो लोग एक साथ आ गए, उसमें से एक ताकतवर बंदा है, कमजोर बंदा है, तो ताकतवर बंदा उस पर जीत जाएगा, तो ये डोमिनेंट है. और जो हार जाता है वो रिसेसिव होता है. समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जो डोमिनेंट और रिसेसिव को दिखाने के अल्फाबेट का जो मेथड लेकर आया था वो था मॉर्गन. समझाया मैंने क्या बोला? तो मॉर्गन ने ये बोला कि यार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन दूसरी जा रही है, उसको बोलते हो आप, वो लेकर कौन जा रहा है, जीन. रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलते हो फैक्टर, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, फैक्टर लिखूंगा क्या. तो उसने बोला कि मान लो हाइट है, तो हाइट के कैरेक्टर दो होते हैं, टॉल या ड्वार्फ, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता, क्यों ना कर दे इसको हम लेटर्स की मदद से. समझा? तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर की कैपिटल डोमिनेंट के लिए आएगा, जो स्मॉल है वो रिसेसिव के लिए आएगा. ये सब कौन लेकर आया था, मेंडल लेकर आया, वो सॉरी मॉर्गन लेकर आया. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? नहीं, वो ये बोल रहा था डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी, कैपिटल लेटर, और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर. तो टॉल तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. समझा मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक लिखो. मॉर्ग, इसी का पॉइंट है, मॉर्गन फर्स्ट यूज द सिंबल. मॉर्गन, किसी को कंफ्यूजन होगी तो बोल देना, मैं वहीं छोड़ दूंगा प्लीज. ठीक है, लेकिन इसके बाद सारे आसान टर्म सब आते हैं इसके बाद. मॉर्गन फर्स्ट यूज्ड द सिंबल to represent the factors, to represent the factors full stop. He used, इसी क्या लिखो, he used capital letter for dominant, he used capital letter for dominant factor, he used capital letter for dominant factor and small letter for recessive factor. लिख लिया? लिख लिया था? अगला लिखो, अलील, ALLELE, अगला टॉपिक है, मतलब जैसे अगला टर्म है अलील. पहले लिखो फिर समझेंगे. अलील, इसमें लिखना, अपने आप भी समझ जाओगे इसलिए नहीं समझा रहा पहले. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन which is present on the same position on homologous chromosome. Alternative form of gene which is present on the same position on homologous chromosome. ये लाइन जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते रहो. ये लाइन जब तक समझ में ना आए इसको पढ़ते रहो. एक एक वर्ड को तोड़ो, अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएगी. बस एक चीज पे जाके तुम अटकोगे, दैट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है. तो अब मेरी बात सुनो. अरे वाह, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो.
देखो तुम्हें अच्छी तरह पता है हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नींद आ रही है? ठीक है, इधर सुनो। हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारा एक सेल निकाला, पहले इधर देखो। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारा एक सेल निकाला, उस सेल में मैंने निकाला क्रोमोसोम नंबर 17। तो मैं एक क्रोमोसोम नंबर 17 निकालूंगा, एक और तुम्हारी बॉडी में सेल में भी होगा। मैंने निकाला क्रोमोसोम नंबर 11, तो एक और होगा। क्रोमोसोम 12, एक और होगा। मतलब हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, तुम्हें ये पता है, जिसमें से एक कॉपी मदर से आती है और एक कॉपी फादर से आती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो 23rd क्रोमोसोम होता है जो डिफर करता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल होता है। बाकी 22 पेयर मतलब 44 स्टार्टिंग के क्रोमोसोम सब में सेम होते हैं। 23rd होता है, अगर XX हुआ तो फीमेल, XY हुआ तो मेल। बाकी 22 जो होते हैं बिल्कुल X ही होते हैं वो सारे के सारे। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक समझ में नहीं आया? ठीक है, मेरी बात सुनो। ये एक सेल है, ये हाँ, तभी तो मेल हेट्रो जाएगा सर, तभी तो मेल हेट्रो है ना। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा वो चीज। पहले इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, अच्छा मैंने एक्स पता है क्यों बोला है? सिंपल सा रीजन पता है क्या है? क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो एक्स शेप के दिखाई देते हैं। देख ले इसको, एक्स शेप का नहीं दिखाई दे रहा है, इसी वजह से ये एक्स नाम दिया जाता है। और जब तुम इसकी मतलब कैरियोटाइप बोलते हैं, कैरियोटाइपिंग बोलते हैं उसको, जब तुम किसी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हो ना बना हुआ, तुम्हारी एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। तो ना इस वजह से ऐसा नाम रखा गया। ठीक है, सुनो मेरी बात। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बॉडी में एक सेल है, सेल में जो भी क्रोमोसोम, मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने इसको रिप्रेजेंट करते क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम 17 निकाला, तो क्रोमोसोम नंबर 17 एक ऐसा होगा, तो पक्का उसके साइड में एक सेल एक और बैठा होगा जो ऐसा होगा। क्रोमोसोम नंबर 17 ये दोनों। मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर 12, तो एक क्रोमोसोम नंबर 12 की कॉपी ये होगी और साइड में बैठा हुआ एक और होगी। तो हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है आपके हर एक सेल के अंदर। तभी तो हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसलिए बोलते हैं 23 पेयर। जैसे 22 पेयर तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, और फीमेल हुई तो 23rd भी सेम होगा। लेकिन मेल के अंदर 23rd वाला जो होता है उसकी कॉपी अलग होती है, एक कॉपी अलग होती है। समझ आया? पक्का क्लियर हो रहा है? अब मैंने ये बोल दिया, सुनना जरा ध्यान से। मैंने ये बोला इस क्रोमोसोम नंबर 17 के पहले क्रोमोसोम पर एक इंफॉर्मेशन रखी हुई है, वो ये रही। ये जो जीन है ना, ये रहा। तो भाई साहब क्रोमोसोम 17 की जो दूसरी कॉपी होगी उस पर भी वहीं पर सेम लोकेशन पे इंफॉर्मेशन। वो बात अलग है कि इस पर अगर डोमिनेंट है तो इस पर रिसेसिव हो सकती है। ठीक है, इस पर रिसेसिव है तो इस पर डोमिनेंट हो सकती है, इस पर रिसेसिव, दोनों पे रिसेसिव, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन जरूर होगी इंफॉर्मेशन। समझ मैंने क्या बोला? तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था ना, इसको बोल रहा था जब मैं ये बोला था कि मेरे क्रोमोसोम नंबर 17 पर अगर आई कलर है ना, तो तुम्हारे भी क्रोमोसोम 17 पर आई कलर होगा। समझ आया? लेकिन वो बात अलग है कि वो आई कलर मेरे लिए शायद ब्लैक कलर को कोड करता हूँ, तुम्हारे लिए शायद ब्राउन कलर को कोड करता हूँ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है? ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम तो है, एक की 2 कॉपी, लेकिन वो दिखती मतलब वो क्या नाम है, सेम होती होंगी, लेकिन थोड़ा फंक्शन अलग अलग करती है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ से आया होमोलॉगस क्रोमोसोम। बताओ समझ में आया कि नहीं? अब दोबारा समझना जरा इस लाइन को। तो सुनो, तुमने क्या लिखा है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का मतलब 2 तरीके के जीन। 2 तरीके के नहीं होंगे, क्या पता एक पर डोमिनेंट हो दूसरे पर रिसेसिव हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप एक एक वर्ड तोड़ के बता रहा हूँ। तो लिखा हुआ है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट इन सेम पोजिशन। ठीक है, मैंने पोजिशन लिखवाया होगा वैसे, सेम पोजिशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। समझ में आया? सेम पोजीशन पर होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन शायद अलग अलग होगी। कोड एक ही चीज को करते होंगे, हाइट को, अगर ये इंफॉर्मेशन हाइट को कोड करे तो ये भी हाइट को करेगा, लेकिन वो बात अलग है, शायद ये टॉल को कर दे, ये रिसेसिव को कर दे, लेकिन करेगा एक ही चीज को कोड। बताओ समझ में आएगा? बहुत इजी था ये, था कि नहीं? हाँ, ALLELE। समझ में आया? अलील की स्पेलिंग है ALLELE। बस यही तक समझाना था। अब जो भी टर्म आएंगे सारे तुम्हें समझ में आ जाएंगे आसानी से। ठीक है, आधे तुमने सुने भी होंगे, बचपन का कुछ याद है तो सुनो। अब सुनना, पहले मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो सुनो जरा ध्यान। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, अगेन रिपीट दिस लाइन प्लीज। कौन सी लाइन? मैं अली वाली लाइन रिपीट कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन इन सेम पोजीशन ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम। किसी का मन कर रहा है लिखने का? ये टर्म अलील किसने दिया था? तो उसी ने दिया था, बैटसन ने, जिसने सबसे पहले टर्म दिया था। ठीक है, तो ये टर्म बैटसन ने दिया था, लिख लो। टर्म वाज, ये अलील जो टर्म है, टर्म वाज गिवन बाय बैटसन। जिसका मन कर रहा है, ठीक है। allele term was given by Batson, BATESON। ठीक है, लेकिन ये था इम्पोर्टेंट। वो धीरे धीरे भी आएंगे, चीजें आएंगे, लिंकेज कॉम्बिनेशन में सब समझ में आएगा। ये रुक जा, बैटसन, BATESON।
ठीक है, अभी आसान टर्म बचे हैं बस, अब सुन लो, लेकिन बहुत सारे सुनना। ये दोनों आपस में क्या है? हाँ हाँ, अलील पेयर में डिनोट किए जाते हैं ना, कैपिटल टी। कभी अकेले आप कैपिटल टी देखा है? कभी कभी अकेले कैपिटल वाई देखा है? नहीं। रीजन, क्योंकि वो जो दो है ना कॉपी, वो दो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करती है। समझ में? अगर मैं ये चीज नहीं बताता ना तो बाद में पक्का यही क्वेश्चन पूछता मैं तुमसे कि बताओ, जब भी किसी इंफॉर्मेशन को कोड मतलब लिखा जा रहा है, कैपिटल टी दो बार क्यों लिखा जा रहा है? एक टी से काम क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि रिप्रेजेंट कर किसको? क्रोमोसोम को ना। तो क्रोमोसोम दो थे, तो रिप्रेजेंट करते समय भी तो दो अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी। मैं ये 10th क्लास में अगर तुम्हें याद होगा तो बताया होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये उल्टा चलता, मैंने उल्टा बताया, बस सुनना। अब समझ में आ गया क्या हो रहा? अब दो टर्म है, इजी टर्म है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब बताइए तुम्हें? होमोजाइगस का मतलब दोनों जो अलील है बिल्कुल सेम है, और हेट्रोजाइगस का मतलब जो दो अलील है अलग अलग। क्लियर है बात? कैपिटल टी सेम सेम है ना, तो होमोजाइगस है। स्मॉल टी, अगर दोनों अलील जो है वो सेम है तो होमोजाइगस, अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस। होमो और हेट्रो तो नॉर्मली भी टर्म यूज करते हैं हम। सुनना, एक कैपिटल टी है और दूसरे के ऊपर जो है वो भी कैपिटल टी है, तो दोनों सेम है, तो ये क्या होगा? होमोजाइगस। ठीक है, एक स्मॉल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, तो ये क्या होगा? वेरी गुड, होमोजाइगस होगा ये भी, क्योंकि दोनों सेम है। समझ में आया? इसीलिए पॉज दिया था। क्लियर है? लेकिन अगर एक के पास कैपिटल है और एक के पास स्मॉल है तो वो हेट्रोजाइगस है, और उसमें कौन जीतेगा? डोमिनेंट वाला, कैपिटल वाला। समझ में आ गया ना क्या वाला? होमोजाइगस का मतलब दोनों सेम है, चाहे स्मॉल स्मॉल हो चाहे कैपिटल कैपिटल। हेट्रो में एक स्मॉल एक कैपिटल, खत्म बात। इसमें क्या बताऊं? समझ में आया मैंने क्या बोला? लिखो होमोजाइगस। फंक्शन तो बाद में डिपेंड करेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो डोमिनेंट होगा वो जीतेगा। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है क्या? इधर देखना, कभी ऐसा हो सकता है कि रिसेसिव वाला जीत जाए? नहीं नहीं नहीं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी है, और डोमिनेंट वाला अपना सर नहीं दिखा, रिसेसिव वाला अपना सर दिखा के चले जाए। तभी तो पूछा है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन अभी आएगी। और ह्यूमन मेल जो है ना, इसका जीता जाता एग्जांपल है। अगर ह्यूमन मेल है तो इसी वजह से है क्योंकि वाई क्रोमोसोम जीत गया, जबकि एक्स से कोई जीत नहीं सकता। तो वाई जीत गया ना, तभी तो मेल कैरेक्टरिस्टिक आए हैं। समझाया मैंने क्या बोला? देख रहे हो, बच्चों से जीत के आया। होमोजाइगस लिखना, होमोजाइगस, HOMOZYGOUS, होमोजाइगस। हाँ हाँ, आएगा, आगे पढ़ लेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो। इस कंडीशन को मैं लिखवाऊंगा अभी। इस कंडीशन को कहते हैं हेमीजाइगस। जब डोमिनेंट वाला हार जाए और रिसेसिव वाला जीत जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेमीजाइगस। मैं लिखवा दूंगा अभी, पहले होमो और हेटेरो लिखो। होमोजाइगस लिखो, अजैक, होमो की स्पेलिंग है HOMOZYGOUS, होमोजाइगस। A zygote is formed, a zygote is formed by, a zygote is formed by the fusion of, a zygote is formed by the fusion of, by the fusion of two TWO2 different gametes, by the fusion of two different gametes having different factors, oh sorry, having identical factors, sorry, having identical factors, having identical factor is called homozygote, is called, जो बोल रहा हूँ वही लिखना, अपने दिमाग में लगाना, is called homozygote, factor is called homozygote, and organism developed, and organism developed from this zygote, and organism developed from this zygote is called, and organism developed from this zygote is called homozygous, is called homozygous। क्या क्लियर है? जाइगोट इज सेल, और जो डेवलप होकर बेबी डेवलपमेंट हो रही है दैट इज जाइगस। ठीक है, नेक्स्ट लिखना हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगस, HETERO, बाकी सब कुछ सेम। हेट्रोजाइगस, इसमें लिखना जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट इज फॉर्म्ड by the fusion of, zygote is formed by the fusion of two different, 10 मिनट बचे हैं यार। zygote is formed by the fusion of two different gametes having
different factors, having different factors called heterozygote, and organism developed from this, is heterozygous. Heterozygote, and organism developed from this is heterozygous. ठीक है, ये टर्म भी बैटसन ने दिया था, किसी को अगर कुछ याद करना तो कर लेना। ठीक है, ये टर्म भी किसने दिया था? बैटसन ने दिया। क्लियर है? हेमिजाइगस लिखवा दूं? अगला लिखो हेमिजाइगस। पढ़ लो। अगला सेशन भी ले लेंगे मार्को के। इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? पढ़ाते रहो। ऐसा मत बोल, अगले 3 चैप्टर है रिलेटेड। अगर अभी इंटरेस्ट नहीं आएगा तो भूसा खाएगी। आ रहा है ना? भूसा खा के आएगा वरना देख ले तू। ठीक है, 2 मिनट का पॉज, मौन, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अरे ये पढ़ रही है ना। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, ऑनलाइन कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बैटसन टर्म भी देने आया था बस। बोल। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में फ्यूजन हो रहा है, लेकिन क्या है चीज को लिखनी है आइडेंटिकल। अच्छा हो गया, लेके आ गई। अगले को हेमिजाइगस। अरे बस इस सेशन की बात कर दूंगा। हेमिजाइगस HEMIZYGOUS, हेमिजाइगस। इसमें लिखना if individual contain only one gene of a pair, ये थोड़ी सी तगड़ी लैंग्वेज है, मैं से इजी लैंग्वेज लिखवा दूंगा। if individual contain only one gene of a pair, then individual is said to be hemizygous। एक आसान डेफिनेशन लिख लो और करके आसान डेफिनेशन लिख लो। इफ डोमिनेंट अलील, अरे यार टाइम हो रहा है यार, जल्दी सारे टर्म से उसमें आ जाएंगे तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा। इफ डोमिनेंट अलील becomes non-functional, if dominant allele becomes non-functional and the recessive allele shows its presence या फिर shows its effect या फिर presence, फुल स्टॉप। इसको इस कंडीशन को कहते हैं, अगर लिखना तो लिख लो वरना छोड़ दो। दिस कंडीशन इज नॉन एज हेमिजाइगस। ठीक है, इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है। हेमिजाइगस को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे अपने आप ही समझ जाओगे, स्यूडो डोमिनेंस। समझ में आ रहा होगा? झूठी बढ़ाई है, झूठी डोमिनेंस। ठीक है, अब हाँ ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लो। इट इज ऑल्सो नॉन, बस अच्छा हुआ इतनी मेरी पढ़ रहे, मतलब तो सोच लो। ठीक है, स्यूडो डोमिनेंस, इट इज ऑल्सो नॉन एज स्यूडो डोमिनेंस। अच्छा वर्ड है, स्यूडो डोमिनेंस। ठीक है, एग्जांपल लिख लो। ह्यूमन मेल, एग्जांपल ह्यूमन मेल। इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि ह्यूमन मेल जो होता है वो कलर ब्लाइंड वगैरह इंफॉर्मेशन के लिए हेमिजाइगस होता है। दो एग्जांपल लिखेंगे। अब 2 पॉइंट और बच्चे, मतलब बच्चे कुछ 1-2 और है, लेकिन अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म है तुमने सुने हैं, जिनोटाइप एंड फिनोटाइप। समझ आया? अरे मैं उस तरीके से बोलता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। मुझे पता है जिनोटाइप और फिनोटाइप है। ठीक है, सुनो, डेफिनेशन में लिखने में नहीं आएगा। ठीक है, लिखने में नहीं आएगा, समझ लो। इसीलिए सुनो, जीनोटाइप का मतलब होता है, मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंस और फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। सुनो, मेरा एक गार्डन है,
मेरा एक गार्डन है, मैंने प्लांट को क्रॉस कराया, उससे जायगोट निकल कर नए प्लांट निकल कर आए, तो मुझे प्लांट दिखाई देगा ना, या तो टॉल या तो ड्वार्फ है, दूसरी तरफ या तो ग्रीन है या तो येलो है, राउंड है या रिंकल्ड है, ये सब चीजें दिखाई दे रही है मुझे। तो इन चीजों से जो मैं रेशियो निकालता हूँ उसको कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। दूसरी तरफ जेनेटिक अपीयरेंस। अब सुनो, ये जो चीजें हो रही थी मेरे सामने हो रही थी, मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं कॉपी में रिप्रेजेंट करूंगा, जब मेंडल वगैरह कॉपी में रिप्रेजेंट करते थे, तो कॉपी में रिप्रेजेंट करते हो अल्फाबेट से यूज करते थे ना। तो अल्फाबेटिकली अगर तुम देखोगे तो देखो, तुम्हारे को सामने खेत में दिखाई देगा टॉल प्लांट, तो तुम्हें अगर याद है थोड़ा बहुत मोनो हाइब्रिड, तो 3:1 का रेशियो आता था, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। लेकिन जेनेटिकली अगर देखा जाता था तो एक होता था कैपिटल टी वाला टॉल, बाकी दो होते थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल। समझा रहे हैं? जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे हम। इधर देखो, इधर समझा है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है? कैपिटल टी क्या है? ये जेनेटिक अपीयरेंस है। समझा है? तो मैं जीन्स को रिप्रेजेंट लिख के देख रहा हूँ कि जीन कैसा होगा, तो एक के पास कैपिटल टी की इंफॉर्मेशन होगी और स्मॉल टी की इंफॉर्मेशन होगी, तो ये जेनेटिक अपीयरेंस है। समझा है? तो टॉल, ड्वार्फ, येलो, ग्रीन, ये सब टर्म्स लिखे होंगे, तो फिनोटाइप मानोगे उसको, उसको गिनो, फिनोटाइप निकल गया। कैपिटल टी, कैपिटल जी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब काउंट करोगे तो जीन वाले जेनेटिक अपीयरेंस में डाल दो, खत्म बात। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं डेफिनेशन बता देता हूँ अगर लिखनी है तो, बाकी कुछ और टर्म हमारे लिए है नहीं। जी जेनेटिक में आऊंगा, ठीक है। 2 मिनट बचे हैं, ठीक है। मैं ये वाली टर्म लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं या तो अगली क्लास में लिखवा दूंगा। हाँ ये कर लो, जीनोटाइप लिख लो, फिनोटाइप लिख लो, फिर जीनोटाइप अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिनोटाइप फटाफट लिखो, जीनोटाइप लिख लो पहले, 2 लाइनें छोड़ दो, जिसने भी जो भी लिख लिया, मैं जीनोटाइप बोल रहा हूँ। इट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, इट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, इट इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप, इट इज अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और अ जेनेटिक मेकअप, आते नहीं, of an organism, it is a genetic constitution, it is a genetic constitution or genetic makeup of an organism for a particular character, for a particular character, for a particular character। ठीक है, अगला लिखो फिनोटाइप, फिनोटाइप में लिख लेना। ठीक है, तो चेंज किस में आएगा? जेनेटिक कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ था तुमने और जेनेटिक मेकअप लिखा हुआ था, बस उसको चेंज कर दो एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल, बस उसको चेंज कर दो एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल। जेनेटिक में था इट इज अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। फिनोटाइप में लिख दो इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसके बाद एक टर्म और समझाना था लेकिन वो अभी जरूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एक्सटर्नल, आगे पीछे कर जाए कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक है वो क्या नाम है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है, सुन लो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है जब एक सेम जनरेशन में बार बार इनब्रीड किया जाता है। ठीक है, तो अगर सेम फैमिली में बार बार मैरिज भी हो रही होती है तो बीमारी जेनेटिकली एक ही फैमिली में रन करती रहती है। सबसे देखा जाता है एग्जांपल हीमोफीलिया बीमारी, तो